हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पुष्पराज सिंह और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स। हम नेशनल इनकम चैप्टर में अभी तक वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि वैल्यू एडेड मेथड के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट कर लिया है। आज हमारी बारी है इनकम मेथड के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना कि इनकम मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे लगाए जाते हैं। अब अगर साधारण तौर पे आपको समझाऊं तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स दूंगा और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा, जिसमें मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ, एक जैसे मैं क्वेश्चन आपके साथ नहीं करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए ज़रा हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये बोलता है कैलकुलेट जीएनपी एमपी। हमें जीएनपी एमपी निकालना है। अच्छा, उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको पढ़ाया क्या था। देखो, हमने कहा था कि इसमें आपको जो भी नेशनल इनकम निकालना है या कोई भी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो आवश्यकता पड़ेगी आपको किस चीज़ की, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की। हाँ सर, ये तो याद है। इसमें हम जोड़ देते थे क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, और क्या जोड़ देते थे, मिक्स्ड इनकम। तो जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी। अब हमें जाना कहाँ है, जीएनपी एमपी पे। तो जाहिर सी बात है हम नीचे लिख देंगे क्या, जीएनपी एमपी, और एन से जी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। अच्छा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें सिर्फ डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल पे जाना है तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और एफसी से एमपी पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मैं मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो जीएनपी एमपी की होगी। हाँ सर, और अगर मैं कहूँ तो इसमें मैं वर्किंग नोट का सहारा लूँगा, और वर्किंग नोट में सबसे पहले अगर मान लीजिए कभी हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं होता है तो उस केस में इन कैश और इन काइंड वैल्यू दी रहेगी, उसको जोड़ करके मैं निकाल लूँगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बाय द वे वर्किंग नोट नंबर 2 की भी आवश्यकता पड़ जाए, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको न गिवन हो तो क्या क्या दिया होगा, रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार हो सकता है कि प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 3 होगा हमारा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को आपने बताया था कि प्रॉफिट का डिविडेंड प्लस रिजर्व प्लस आपका जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स। सर कॉरपोरेट टैक्स किसे कहते हैं, ऐसा टैक्स जो कंपनियां पे करती हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करती है हम उसे कॉरपोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर इन सारी बातों को देख लें तो ये जोड़ के एनडीपीएफसी आता है। आओ जरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखो, सबसे पहले तो आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे ही चुका है सर 2000 रुपये, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे कितना, 2000। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है, अलग से हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लेके और ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, सर ये दिख नहीं रहा, एक सेकेंड मैं आपको ऐसे थोड़ा सा कर दूँ तो हो सके दिखने लगे। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, अब दिख रहा होगा। हाँ सर, अब दिख रहा है। प्रॉफिट को भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब दिख रहा है। हाँ सर, अब दिख रहा है। चलो, तो इंटरेस्ट की वैल्यू लिख देते हैं कितना, 500 इंटरेस्ट के आगे, रेंट 700 रेंट के आगे लिख देते हैं 700, प्रॉफिट 800 प्रॉफिट के आगे लिख देते हैं। देखो प्रॉफिट निकालना नहीं है, डायरेक्ट गिवन है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अब देखो ये तो इन कैश में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में निकालते हैं। हाँ, अब देखो, अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको गिवन है
तो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन से हमें अब कोई भी मतलब नहीं है। मैंने आपको उस समय भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन के तौर पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया तो उसकी भीतर की चीज़ों की आवश्यकता अब खत्म हो जाती है, अब उसे आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो इसका मतलब सर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं ना। अब देखो डिविडेंड, सर डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है 300, तो डिविडेंड तो प्रॉफिट निकालने के लिए किया जाता है और प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब इसका भी हमें कोई काम नहीं है। उसके बाद मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, 1500। उसके बाद NIT दिया हुआ है, तो NIT में NIT की वैल्यू मैं बस फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। NIT एन फीटा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए एन फीटा दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया हुआ है और हमें चाहिए क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब जरा ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एन फीफा ऐड करते हैं तो उल्टा उसका एन फीटा क्या करेंगे, तो सर माइनस करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो आया है उसे तो जोड़ना होता है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड और इसको लिख दूंगा क्या, माइनस, और कितना वैल्यू दिया हुआ है 150। अच्छा, उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम पे, डेप्रिसिएशन के नाम पे 100 दिया हुआ है, मैं 100 कर दूंगा। इस 150 को मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा ताकि ये न भूले कि इसे माइनस करना है। अब तो मेरा एक चीज बस निकल जाए, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो काम हो जाए। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस, रॉयल्टी कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेंगे, 0। अब ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी अब खोजने मत लगना है, नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या मान लोगे आप, 0 मान लोगे। अब इस केस में 7 4 11 1 12 और 12 8 20 कितना हो गया, 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने कितना लिख दिया, 2000। अब देखो NDPFC निकल जाएगा, 2000 2 4000 एक 5000 और 500, 5500। अब इस 5500 में आपको 100 रुपये जोड़ना है, 150 घटाना है और 250 जोड़ना है। तो मैं आपके साथ कर देता हूँ, देखो 5500 प्लस 100 माइनस 150 प्लस 250 इज इक्वल टू आता है 5700, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ GNP MP। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है सिर्फ उतने में ही बातें हैं। आप देख लो मैंने क्या किया है। हाँ, क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे तो इन सब की वैल्यू का आप कोई मतलब नहीं, जो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है वही यहाँ पे लिख देंगे। दूसरी बात, अगर मान लो प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है तो भरोसा इन्फॉर्मेशन पे मत करना, डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू प्रॉफिट में लिख देना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया, आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें हमें कैलकुलेट करना है NNPFC। तो सर अगर NNPFC निकालना है तो इतना करने के बाद NDPFC आ जाएगा और इसके नीचे आप NNPFC निकाल लोगे। तो मैं ज़्यादा नीचे लिख दिया, मैं थोड़ा सा ऊपर ही लिखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं आएगा। NNPFC, तो NN सेम है, कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो N फीफा को सर ऐड करना है। अब उसके बाद FCFC सेम है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस इतनी सी काम करनी है। हाँ सर, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कोई बहुत बड़ी बातें आपके साथ नहीं कर रहा हूँ मैं सर, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहले तो दिया हुआ है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय का। मैंने आपको याद दिलाया था कि जो एम्प्लॉय होता है अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो नेशनल इनकम में उसे नहीं जोड़ा जाता है, और अगर कोई एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में है तो उसे जोड़ा जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसकी वेजेज एंड सैलरी का हिस्सा होता है, वो उसमें जुड़ा होता है, उसको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो एम्प्लॉयर देता है कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में वो अलग चीज़ होती है, वो अलग से आपको कैश में मिलता है, इसलिए उसे इंक्लूड करना होता है। तो सर अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए एक चीज़ जो एम्प्लॉय वाला था वो तो हट ही गया, उसको तो इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा सॉरी, वेजेज एंड सैलरी 800 दिया हुआ है तो इन कैश है, तो मैंने वेजेज
एंड सैलरी में 800 रुपया कैश में दिखा दिया। फिर उसके बाद दिया हुआ है नेट करेंट ट्रांसफ़र टू एब्रॉड। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, माइनस में 30 करेंट ट्रांसफ़र। मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम, अगर आपको याद हो तो देखो ट्रांसफ़र इनकम ऐसा इनकम होता है जो पाया है, मेरी बात समझ में आ रही है, और फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो आपने कमाया है। और मैंने आपको बिल्कुल और बिल्कुल बताया है कि किसी तरीके का पाया गया पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, वो नेशनल इनकम इंक्लूड तभी होगा जब उसको आपने कमाया है। मतलब सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में, किसी तरीके के ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होते। तो इसका मतलब ये भी आपके इस नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। इंफॉर्मेशन के तौर पे क्वेश्चन में जो गिवन है उसका इस्तेमाल क्वेश्चन के आंसर में करना ही है, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें आपको दिमाग से सोच समझ के करनी है, वही चीज़ आपको लिखनी है जो लिखना है उसमें। सर ठीक है। फिर रेंट दिया हुआ है तो देख लो कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना पड़ेगा। अब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए रेंट दिया हुआ है 300, मैंने 300 रेंट के आगे लिख दिया। उसके बाद एन फीटा दिया हुआ है, ध्यान देखो एन फीफा यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा माइनस। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ना है तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड यहाँ पे माइनस करना है ऑलरेडी, और आपको यहाँ पे 50 रुपया दिया हुआ है तो मैंने 50 रुपया इसके आगे लिख दिया, ये हो गया। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का है, हाँ सर अब ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इसे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को आपको इंक्लूड नहीं करना होता, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये कितना रुपया कंट्रीब्यूशन है, 100 रुपये, मैं 100 रुपये लिख देता हूँ, जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिखता पूरा, ठीक है सर। प्रॉफिट दिया हुआ है 500 तो प्रॉफिट के आगे मैंने लिख दिया कितना, 500। इंटरेस्ट कितना, 400, इंटरेस्ट के आगे लिख दिया 400। डेप्रिसिएशन 200, डेप्रिसिएशन का किसी तरीके का ट्रीटमेंट इसमें नहीं करना है तो डेप्रिसिएशन तो छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद एनआईटी दिया हुआ है, एनआईटी का किसी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करना, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, बाकी की बात ख़त्म हो गई। अब देखो जरा ऑपरेटिंग सरप्लस आपके पास आ गया 4 3 7 4 11 1 1200, तो ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दिया 1200, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई 8 1 900, तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 900। मिक्स्ड इनकम किसी तरीके का क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस केस में से 0 मान लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि मिक्स्ड इनकम दिया ही हो, आपको किसी तरीके का नहीं, हमने फॉर्मेट बनाया कि ऑन एंड मैक्सिमम इतनी चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो नहीं है तो फिर 0 है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनडीपीएफसी कितना आ जाएगा, 12 8 20 1 2100। अब उस 2100 में 50 रुपये आपने माइनस कर दिया, देखो यहाँ पे माइनस करना था तो कितना आ गया 2050, 2050 आप चेक कर सकते हो। सर ये सब कोई काम नहीं था बच्चे, प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ था, हमें उसको कुछ अलग से करना नहीं था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा ये अब हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जीएनपी एमपी, और देखते हैं ज़रा जीएनपी एमपी कैसे निकल के आता है। क्वेश्चन की बारीकियों को ध्यान से समझिएगा। देखो आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस क्या करना होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या करना होता है, मिक्स्ड इनकम, क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपीएफसी। इतनी बात तो बिल्कुल पता है। अब इसके बाद आपको कहाँ जाना है, जीएनपी एमपी पे, तो सर नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और पी सेम है, एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस। अब ज़रा ध्यान से बातों को सुनेंगे। देखो क्वेश्चन में गिवन है वेजेज एंड सैलरी। अब एक बार नज़र घुमा लो, कहीं डायरेक्ट आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो नहीं दिया हुआ, सर कहीं भी क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है, तो कैश में कॉम्पनसेशन ऑफ निकालने के लिए क्या कर लेंगे, कैश में 800 रुपये वेजेज एंड सैलरी के नाम पे है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद पर्सनल टैक्सेस है, किसी काम का नहीं है, हमें पर्सनल टैक्सेस से तो कोई मतलब होता नहीं है।
अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है डायरेक्ट 200। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है 200। अब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो जाहिर सी बात है अब इन सारी चीज़ों को दे करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जोड़ के निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो इनसे कोई मतलब है ही नहीं। अब आओ जरा, ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद दिया हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम प्रॉफिट निकालते समय इस्तेमाल करते हैं रिजर्व के लिए। अब हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या जरूरत है, जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू हमें सारा चीज जोड़ करके बता ही रहा है, तो इसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का। हाँ, मैंने आपको बताया है कि अगर एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसको जोड़ना है, लेकिन एम्प्लॉई अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसे नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 100 रुपये है, इस 100 रुपये को हमने ले लिया। कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस का कोई काम है जब ऑपरेटिंग सरप्लस निकल ही गया तो? सर कोई काम नहीं है, ये भी हमारा बेकार है। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो यहाँ पे लिख दे, लेकिन लिखते समय ध्यान दीजिएगा एक बात। देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड किया जाता है, तो वो पैसा जो नेट आपको एब्रॉड से कमाए हो आप, वो पैसा आपको जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड गिवन है क्वेश्चन में। अब नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड का मतलब कमाया नहीं है, उल्टा दिया है। अब देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको एन फीफा को ऐड करना पड़ता है, तो अगर उल्टा एन फीटा है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो एन फीटा को मैंने क्या कर दिया, माइनस। और हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एन फीटा की वैल्यू भी उल्टा आपको क्या दी हुई है, माइनस में दी हुई है। देखो क्वेश्चन घुमा रहा है, बस आपको कुछ कर नहीं रहा, ये घुमा रहा है। देखो एन फीटा माइनस होता है, अच्छा एन फीटा की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दे रखी है, तो अगर ये माइनस है और ये भी वैल्यू माइनस में दे रखी है तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब अल्टीमेटली नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड ये माइनस में दे करके आपको पागल बना रहा है, ये वास्तव में दिया क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया है। टू माइनस में, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कब माइनस में होता है सर, इसके लिए आपको एक फॉर्मेट में देता हूं, जरा ध्यान से बातों को सुनिएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू कैसे निकलता है सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अगर आप ये करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकल के आएगा। अब देखो जरा, अगर ये 100 रुपये है, ये 100 रुपये है, और ये मान लो कि 50 रुपये है, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बिल्कुल सही। अच्छा मान लो यहाँ पे ये 100 है और यहाँ भी ये फीटा भी 100 है, तो उस केस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। अच्छा अगर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फ्रॉम एब्रॉड आपने कमाया कितना 100 और टू एब्रॉड आपने दिया कितना 120, तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब देखो माइनस आ जाएगा तो इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ना बोल करके आप क्या बोल दोगे, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मतलब हमने नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दूर देश वालों को हमने 20 रुपये क्या दिया है, ज़्यादा दिया है, तो इसे अगर आप माइनस नहीं बोलना चाहते हो तो आप क्या बोल सकते हो, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये बातें समझा रखी हैं जहाँ पे मैं बेसिक्स फार्मूले के बारे में चर्चा कर रहा था। अभी मैंने आपको थोड़ा सा याद दिला दिया, क्योंकि अब इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आपके साथ चर्चा करनी है। अभी ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। आप तो देखो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड क्या करना है, माइनस करना होता है। अगर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड आपको प्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करना होता है डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड क्या करना होगा, माइनस करना होगा। लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यही एक टर्म इसमें था। अच्छा उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको 70 दिया हुआ है। अच्छा इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है 20। हमें अब माइनस माइनस प्लस करना है, इसलिए माइनस मैंने नहीं लिखा। उसके बाद डेप्रिसिएशन 30, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको 30 दे दिया। मिक्स्ड इनकम कितना, 500, मैंने मिक्स्ड इनकम की वैल्यू कितना लिख दिया, 500। और रॉयल्टी देखो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस, दो चीज़ लिखना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो डायरेक्ट 200 दिया ही था। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 8 900, मैंने लिख दिया कितना, 900। अब देखो जरा, आपको यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगी जीएनपीएमपी की। 9 2 11 और 11 4 15 1 1600, और यहाँ 1600 में इन सारी चीज़ों को जोड़ दो तो 1600 प्लस 30
प्लस 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 1720 वैल्यू आएगी आपकी जीएनपी एमपी की। आप चेक कर सकते हो। तो याद रखिए आप यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड में आपको क्वेश्चन परेशान कर सकता है, और हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास है।